नमस्कार मित्रों। जब भी कभी आपातकाल का जिक्र आता है तो उसमें बाकी बातें तो बहुत सारी इसमें चर्चा का एक केंद्र बन जाती हैं, लेकिन जो कलाकारों को और जो साहित्यकारों को और जो कलमकारों को उस अवधि में झेलना पड़ा, उसका उल्लेख बहुत कम होता है। आपातकाल का जो विरोध है वो कुछ और नज़रिए से तो होता है, लेकिन साहित्यिक नज़रिए से और कला के नज़रिए से हम कई बार उस पर विचार करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये कला, साहित्य, संस्कृति ये वोट बैंक का हिस्सा नहीं होते, इसलिए इनका होना ना होना राजनीतिज्ञों के वर्ग के लिए कोई मानी नहीं रखता। आज जिस शख्स का इस संदर्भ में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसने आपातकाल में बहुत कुछ भोगा, और वो आज ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जन्मदिन है, और जन्मदिन है किशोर दा का, किशोर कुमार। किशोर कुमार इतना बड़ा नाम, लगभग 600 गीत हिंदी में बंगाली होते हुए मूल रूप से। वैसे आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए ये भी ऐड कर दूं कि इनका जन्म बंगाल में नहीं हुआ था, जन्म हुआ था खंडवा में, मध्य प्रदेश में, वहीं जहाँ अपने श्री माखनलाल चतुर्वेदी की वो कर्मभूमि भी थी और जन्मभूमि भी थी। खंडवा का नाम उन्हीं के साथ ही, पहचान के साथ जुड़ गया है। और किशोर दा को सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी चर्चा आपातकाल में बहुत ज़्यादा हुई, और उनके बहाने से कई अन्य कलाकार, साहित्यकार वो भी लपेट में आ गए। हुआ यूँ कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री का ये आदेश था और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री का आदेश था कि जितने कलाकार हैं इनको जोड़ा जाए, क्योंकि इनकी लोग बात सुनते हैं, राजनीतिज्ञों की बात कम सुनते हैं, लेकिन इनकी बातें सुनी जाती हैं। इनके समर्थकों का, इनके प्रशंसकों का दायरा राजनीति से बढ़कर बाहर भी फैला हुआ है। भले ही ये लोग चुनावी राजनीति का हिस्सा ना हो, लेकिन राजनीति में जनमत जागृत करने के लिए, जनमत को बनाने के साथ इनका सीधा संबंध जुड़ा होता है। और मित्रों, उसी नाते से मैं बताऊं आपको कि दूरदर्शन, तत्कालीन दूरदर्शन के जो महानिदेशक जो भी थे, उनका फ़ोन, और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दोनों के जो सचिवों का, जो IAS अधिकारी होते हैं वरिष्ठ, उनके फ़ोन किशोर दा के पास गए कि आपको आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए गाना है, और उसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप थोड़ी सी भूमिका की बात करें तो उसमें वर्तमान सरकार की जो विकासोन्मुख नीतियां हैं उनका छोटा सा उल्लेख ज़रूर कर दें। आगे किशोर दा, मालूम ही नहीं था उनको कि ये आदमी कोई भी आजकल कुछ सिर उठा के जी सकता है या सिर उठा के बात कर सकता है उस माहौल में कि चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तो ये बकौल फैज़ में बात कर रहा हूँ, फैज़ अहमद फैज़। और उस वक्त ये रस्म यही थी कि कोई भी चली थी रस्म के कोई न सर उठा के चले, ये रस्म तब भी चली थी हमारे देश में। और किशोर दा ने जब इनकार किया कि नहीं, मैं आकाशवाणी या दूरदर्शन के लिए कभी भी कोई कार्यक्रम नहीं दूंगा, मैं साफ बता रहा हूँ। अब ये सहन कहाँ हो। तत्काल ये हुआ कि तत्काल ये आदेश जारी कर दिए गए कि आइंदा भविष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन से न केवल किशोर दा को कार्यक्रम नहीं मिलेगा, बल्कि जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है उन फिल्मों का भी कोई गीत जो है वो प्रस्तुत नहीं होगा। सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक किसी भी सहज प्रतिक्रिया को दबाना कितना आसान था उस वक्त के लोगों के लिए, उस वक्त के सत्ताधीशों के लिए, कि उन्होंने कभी किसी भी मर्यादा को स्वीकार नहीं किया। मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ा दी गई, और धज्जियाँ उड़ाने का ही सिलसिला था जब धर्मवीर भारती, उन्होंने भी जब ये मुनादी वाला जब कविता थी वो बड़ी चर्चा का विषय बनी। और इसी तरह से बहुत सारे अन्य लेखक भी उन दिनों उसी श्रेणी में आ गए जिनको आप कहते हैं काली सूची, ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। उनमें अपने दुष्यंत भी थे और बहुत सारे लोग और भी थे। थोड़ा सा किशोर दा का जिक्र आज ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि जब हम उनकी पुण्यतिथि की बात कर रहे हैं तो हमें उनका जिक्र ज़्यादा करना चाहिए। और किशोर दा मित्रों, आप जानते हैं कि 3 भाई थे और तीनों ही अद्भुत प्रतिभाशाली। अशोक कुमार सबसे बड़े, किशोर कुमार और उनके छोटे भाई अनूप कुमार। लेकिन किशोर दा की ज़िद थी कि मैं
पार्श्व गायक की भूमिका में ज़्यादा अपने आप को समझता हूँ ठीक ठाक, और मैं उसमें वही भूमिका निभाना चाहूँगा। और ये सनक उनमें कब से सवार हुई, जब उन्होंने के.एल. सहगल के शुरुआती दौर के गीत सुने तो ये मन था कि मैं के.एल. सहगल की शैली में ही गाऊंगा और उस शैली में गाकर उनसे 2 कदम आगे निकलूंगा। ये एक उनका दावा था कि मैं जब पूर्वाभ्यास करूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसी मार्ग पर चलते हुए उनसे थोड़ा सा आगे जाने की महत्वाकांक्षा रखता हूँ। मैं अभिनय नहीं करूँगा। अशोक चाहते थे कि किसी भी ढाबी अपनी पहचान एक अभिनेता के रूप में बनाए। किशोरदा कहते थे कि जब भी मेरी पहचान अभिनेता के रूप में बनेगी, मुझे अशोक कुमार का छोटा भाई कहा जाएगा और मैं उस बरगदी साए से बाहर आना चाहता हूँ। मतलब एक सोच देखिए कि जब कला और साहित्य के या संस्कृति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति उतरता है तो क्या क्या महत्वाकांक्षाएं लेके चलता है। उस वक्त महत्वाकांक्षाएं ये नहीं होती कि मैंने विधायक बनना है, मंत्री बनना है, या मैंने सत्ता के गलियारे में प्रवेश करना है। प्रवेश उस गलियारे के तो पास भी नहीं फटकना, और सिर्फ उसी गलियारे में जाना है जिस गलियारे में कला, संस्कृति और साहित्य की बात होती हो। किशोरदा वैसे बड़े अक्खड़ थे और कहा जाता है कि बेहद मूडी व्यक्ति थे। मूड जैसे आ गया, चल पड़े तो चल पड़े। भगवत चरण वर्मा वाला गीत उन पे सही लागू होती है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और इनके कार्यक्रम अचानक बनते थे। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने कहीं मसूर की दाल खा ली, अच्छी लगी, कहने लगे कौन सी दाल है, बताया गया कि ये मसूर की दाल है। तो कहने लगे चलो फिर मसूरी चलते हैं, इसका मतलब इसका मसूरी से कोई ना कोई संबंध होगा। और वहाँ से निकले और गाड़ी टैक्सी ली, और टैक्सी लेकर श्रीमान जी अपने मित्रों के साथ मसूरी की ओर चल पड़े, इसलिए कि मसूर की दाल खाई है। अब ये देखिए, एक ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत गहरी बात छुपी हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आदमी जीवन में किसी भी तरंग के साथ खेलना जानता था और उस तरह जीने की शैली अपनी एक मौलिक थी। और उस मौलिक शैली में इस शख्स ने कन्नड़ में, तेलुगु में, बंगला भाषा तो खैर मातृभाषा थी उसमें, और हिंदी में ऐसे सुंदर गीत दिए जिनकी आज भी जो विशिष्ट पहचान आज भी बनी हुई है। और उस वक्त बहुत सारे दक्षिण भारत के लेखक वो चाहते थे कि हमारे जो पार्श्व गायक की जो भूमिका है वो किशोर कुमार ही निभाए। लेकिन इनको पहचान विशिष्ट रूप से अभिनय के क्षेत्र में आराधना फिल्म आई थी, आपको याद होगा, उससे इनकी पहचान जो है वो एक अभिनेता के रूप में बनी। और उसके बाद वो पहचान ऐसी प्रखर होती गई कि एक ही व्यक्ति एक ही जीवन में 600 के लगभग फिल्मी गाने भी गा ले एक पार्श्व गायक के रूप में, और 67-68 फिल्मों में या नायक के रूप में या सहनायक के रूप में या खलनायक के रूप में भूमिकाएं भी निभा डाली। तो ये एक विचित्र परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति में इस पूरे के पूरे परिवार का पोषण हुआ, संस्कृत हुआ, सुसंस्कृत बना ये परिवार, और उसमें कल्चर की एक गंध जो है, एक खुशबू, वो पूरे के पूरे वातावरण में इन तीनों भाइयों की वजह से फैली रही। अनूप कुमार को तो ये शिकायत ही रही कि वे मेरे दोनों भाई कमबख्त मुझे खा गए। अभिनय में मैं इनसे कहीं कम नहीं था, गा भी सकता था, लेकिन इन दोनों ने ना तो मुझे पार्श्व गायक की भूमिका में आगे जाने दिया और ना ही अभिनय की दुनिया में। लेकिन अशोक कुमार थोड़े से इस बारे में उदारवादी थे। उनका ये कहना था कि नहीं, अभिनय जो है वो पहले करना सीखो, उसके बाद पार्श्व गायक तो आप बन ही जाओगे, और ज़्यादा अच्छा है कि तुम पार्श्व गायक की भूमिका और अभिनय दोनों एक साथ निभाओ, तो उससे ऐसी कोई चीज़ सामने हो नहीं सकती। और मित्रों, में एक बार एम.जी. रामचंद्रन की बात मुझे याद आती है। आपको याद होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी और वहाँ के फिल्मों के महानायक अपने समय के। तो उस वक्त वो जिनके नाम से एम.जी.आर. के नाम से ही वहाँ अन्ना द्रमुक कड़गम जो है वो एम.जी.आर. के नाम से भी एक दल जो है अलग से बना हुआ है और बड़ा चर्चा में सदा बना रहा है। और एम.जी.आर. कहा करते थे कि यदि मेरी फिल्म में कभी भी अगर किसी गैर तामिल से कोई गीत गवाया जाना है तो वो सिर्फ किशोर कुमार ही गा सकते हैं, किसी और को मैं अपनी फिल्म में घुसने ही नहीं दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मित्रों, इस तरह से ये
सिलसिला चला और बाद में किशोर कुमार को उसी सिलसिले की कड़ी में, आपातकाल के सिलसिले की कड़ी में, कभी शाह कमीशन के सामने और उससे पहले दास के सामने, एक जस्टिस दास की अध्यक्षता में भी एक कमीशन बना था, वहाँ भी पेश होना पड़ा। शाह की अदालत में भी शाह कमीशन के सामने पेश होना पड़ा। शाह कमीशन वो आयोग था जो आपातकाल की ज़्यादतियों की जांच कर रहा था, और जस्टिस शाह ने भी कहा, ये टिप्पणी थी उनकी, जुडिशियल जो रिपोर्ट उन्होंने, जुडिशियल जो रिपोर्ट, न्यायिक रिपोर्ट दी थी, प्रतिवेदन दिया था, उसमें ये टिप्पणी थी कि क्या किसी भी देश में ऐसी परिस्थितियां किसी कलाकार के बारे में आ सकती हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यह कैसे संभव हुआ। सत्ताधीश लोग जो उस समय थे वो भी जानते थे कला क्या है, साहित्य क्या है, उनके सरोकार रहे हैं। उन सरोकारों के बावजूद और विद्याचरण शुक्ल जैसे व्यक्ति के सूचना और प्रसारण मंत्री होने के समय ये घटनाएं घटी, ये बड़ी अद्भुत बात है। विद्याचरण शुक्ला तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, वह शख्स थे जिनके पिता रविशंकर शुक्ला न केवल अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, बल्कि उन्होंने साहित्य और संस्कृति की बुनियादें इतनी मजबूत कर दी थी कि उनको आज भी याद किया जाता है। तो ये कुछ तकलीफ़देह बातें हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिनका उल्लेख करना बड़ा ज़रूरी है। और विशेष रूप से अब जबकि उनकी पुण्यतिथि का अवसर है किशोर दा की, तो उस समय इनको याद करना, इनकी स्मृतियों को, इनकी उपलब्धियों को, इनकी देन को नमन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों।